क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, क्यों किसी को दुआ के बदले दुआ नहीं मिलती। अब वफा के बदले वफा या दुआ के बदले दुआ मिले या ना मिले, जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बारी आती है तो इंटरेस्ट के बदले इंटरेस्ट जो है वो जरूर मिलता है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल आलसी इंजीनियर। दोस्तों, हम लोगों ने इंटरेस्ट की बात जो है वो ऑलरेडी शुरू की है, तो वी हैव ऑलरेडी सीन द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके साथ 10 मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट मैंने ऑलरेडी खत्म किए हुए। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द वीडियो येट, मैं उन दोनों वीडियोस की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। तो आज हम लोग क्या करेंगे भाई, अभी सिंपल इंटरेस्ट वाला पार्ट जो है वो खत्म हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के 10 डेडली सम्स जो कि हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते मेरी कुछ एनालॉजीज के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के स्टैंडर्ड फॉर्मूला के साथ। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है, दैट इज अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल दैट यू हैव टेकन। अब इशू ऐसा है कि ये a माइनस पी में a का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दैट इज द एक्चुअल अमाउंट दैट यू विल रिसीव, और आपको कहीं देना पड़ेगा जब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो लगेगा किसी चीज पे। तो a इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्मूला, p स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, 1 प्लस r बाय 100, r इज नथिंग बट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेस्ट टू n में आपका n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स है। तो चलिए पहले तो इसके ऊपर के जो एक हाथ कोई सिंपल सवाल देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या वैरायटी के सम जो है वो आ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सम के साथ। जस्ट हैव अ लुक एट इट। करीना इन्वेस्टेड ₹8,000 इन FD फिक्स डिपॉजिट में करीना ने इन्वेस्ट किया 8,000 रुपीज फॉर 2 ईयर्स। तो जो क्वांटिटीज पता चल रही है वो तो हम लोग लिख सकते हैं। अब मुझे तो पता चला है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है बाबा, 800 रुपीज है। अब कितने ईयर के लिए दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मुझे यहाँ पे 2 साल के लिए, यानी कि n इज इक्वल टू 2 ईयर्स है, एट द रेट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि r की भी वैल्यू पता चली जो कि 5 है। व्हाट अमाउंट विल करीना गेट ऑन मैच्योरिटी ऑफ द FD फिक्स डिपॉजिट। अब मुझे बताइए, ये तो चल रहा है पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, मतलब ईयरली का कैलकुलेशन है। आपके पास अमाउंट रिसीव कितनी होती है, इसका एक स्टैंडर्ड आंसर जो है वो आपके पास जरूर रहेगा। तो A इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्मूला के हिसाब से P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेस्ट टू n होना है। अब सारी की सारी क्वांटिटीज आपको पता है, बस कैलकुलेशन सही से होना चाहिए। देखते हैं, P की वैल्यू है 8000 है ना, उसके बाद 1 प्लस R की जगह पे 5 लिख दो, करेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 और रेस्ट टू कितना हो गया 2। ये कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आएगा 20। तो आपका कैलकुलेशन आएगा 8000 इंटू, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है 20 और ये 1, मतलब यहाँ पे 21/20 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब कैलकुलेशंस भी तो कर लेते हैं, जैसे कि 8000 एज इट इज लिख दिया मैंने, 21 इंटू 21 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 20 इंटू 20 करते हैं। अब 20 इंटू 20 तो 400 होता है, नहीं तो ये 2 जीरो कैंसिल करो, इस 4 के साथ ये जो है यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब ये पूरा का पूरा जब आप कैलकुलेशन करोगे दोस्तों, तो मल्टीप्लिकेशन कर लो, योर आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी 8820 रुपीज। प्लीज ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, मैंने ऑलरेडी किए हुए। तो ये थी मेरी अमाउंट जो मैंने कैलकुलेट करके निकाली, जो मैच्योरिटी होने के बाद करीना को FD पे मिल जाएगी। समझ में आया? 8000 डालो और 8820 जो है वो वापस लो। सिमिलरली ये था पहला सवाल। अब जाते हैं दूसरे सवाल के लिए। सैफ इन्वेस्टेड ₹15,000 एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या बात है, कहानी में आ गया ट्विस्ट। यहां पे इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड बोला है हाफ ईयरली। अब सबसे पहले तो सवाल को यहीं पे रोक के हम लोग देखते हैं कि ये हाफ ईयरली वाली कॉन्सेप्ट क्या है। ये तो भाई अपना अपना रेगुलर स्टैंडर्ड फॉर्मूला ईयरली के हिसाब से, राइट। अब मैं आपको बताता हूं मजेदार चीज, जब हाफ ईयरली की बारी आती है
तब आपको करना क्या है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन करना है दोस्तों। देखो बहुत 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 सिंपल है। आपको जहां जहां पे r मिलता है r शुड बी रिप्लेस्ड बाय r मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय r/2 एंड n जो है वो रिप्लेस करना पड़ेगा बाय व्हाट 2n। मतलब फॉर्मूला तो आपका स्टैंडर्ड ही लगेगा, बस आपको ये करेक्शंस करने होंगे। अब आप बोलोगे सर सिर्फ हाफ के लिए फॉर्मूला बनता है क्या? नहीं भाई, सभी के लिए बनेगा। एक तो आप क्वार्टरली लेके देखो, तो क्वार्टरली के हिसाब से अगर हम लोग डिस्कस करें दोस्तों, तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, हाफ था तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ा, क्वार्टरली है तो हाँ बताओगे r/4 होगा और n की जगह पे कितना लिखना पड़ेगा 4, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। अब आप मुझे बताइए, मैं आपको सवाल पूछता हूं, अगर मुझे ये चीज किसी ने कंपाउंड इंटरेस्ट मंथली लगाया, जो कि आपको परेशान करने के लिए हम दे सकते हैं, तो आपको करना क्या है, r की जगह पे r/12 लिखो, मंथली है ना भाई, और n की जगह पे आपको 12n लिखने के बाद वो फॉर्मूला स्टैंडर्ड यूज करना है और मैटर को क्लोज करना है। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? सिंपल पॉइंट है, समझ में आ रहा है सब कुछ। अब आप मुझे बताइए कि कैलकुलेशंस अगर मैं करूं तो मुझे यहाँ पे क्या क्या आंसर्स किस तरीके से मिलेंगे। देखो हाफ ईयरली तो बोला है, तो हम लोग तो देखेंगे क्या करना है। व्हाट अमाउंट विल सैफ गेट एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब अब सैफ को कितनी अमाउंट मिलेगी अगर उसने 15,000 रुपीज जो है वो ऑलरेडी इन्वेस्ट किए। तो मुझे बताइए, पी में तो कोई चेंज नहीं है, जो कि 15,000 ही रहेगा, करेक्ट है। अब टेक्निकली जो है आपका आर जो है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 10, करेक्ट, और मुझे एन जो दिखाई दे रहा है वो भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है 1 ईयर। बट सवाल किस चीज का है? सवाल ये है कि आपको ये चीज करनी है हाफ ईयरली। तो क्या आपको पता है आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वो फॉर्मूला चेंज होगा। आपको P1 प्लस जहां पे R दिखाई दे रहा है, R शुड बी रिप्लेस्ड बाय R/2, करेक्ट है, एंड N शुड बी रिप्लेस्ड बाय 2n। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ये सब कुछ हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ हाफ ईयरली के वजह से। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूशन में तो भाई हम लोग कर ही सकते हैं। 15,000 हो गया, 1 प्लस R/2, मतलब डायरेक्टली अगर मैं 10/2 करूं तो यहाँ पे वापस 5/100 हो जाएगा, है कि नहीं। 2 इंटू वापस से कितना हो जाएगा, n की जगह पे 1 हो जाएगा। तो सिंपल कैलकुलेशन है दोस्त। मैं यहाँ पे 15,000 रुपीज के साथ ये 1/20 हो जाएगा। अभी अभी तो हम लोगों ने इसको काम किया है, 21/20 हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर। अब ये सारा का सारा कैलकुलेशन जो है वो आपने और मैंने कैलकुलेट करने के बाद, हाँ, तो अब ये सारा कुछ कैलकुलेशन हम लोगों को करना पड़ेगा, और यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद ये हो जाएगा 7500, राइट। अब मुझे बताइए, आई एम सॉरी 750 हो जाएगा बस, क्योंकि एक जीरो ऑलरेडी कैंसिल किया है। तो 21 इंटू 750 वाला कैलकुलेशन हम लोगों को करना पड़ेगा, और ये सब कुछ कैलकुलेशन डिवाइड बाय 2 होगा, और उसके बाद मेरा एक्चुअल अमाउंट का कुछ आंसर आएगा। जल्दी से आप फटाफट कैलकुलेट करो। ये कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आता है 16535.5। सो 7.5 के हिसाब से आपका आंसर आता है। तो जो भी आंसर आए, आपका मल्टीप्लिकेशन का काम है, उतना आप कर लीजिए। इतनी अमाउंट है जो कि 15,000 डालने के बाद हाफ ईयरली के हिसाब से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है तो आएगा 1 साल के लिए। समझ में आया? अब सिमिलरली नेक्स्ट सम के लिए देखते हैं। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹3125 रुपीज एट 16% पर एनम। 16% पर एनम कंपाउंडेड। ओहो क्या बात है, यहां पे आया है क्वार्टरली फॉर 9 मंथ्स। अरे वाह क्या बात है। अब ये सारे कैलकुलेशन हम लोगों को सही से करने पड़ेंगे। अब मुझे बताइए, क्वार्टरली के बारे में बात हुई तो R शुड बी रिप्लेस बाय क्या था, R/4 था। N शुड बी रिप्लेस बाय क्या था, 4n था। तो इतना तो हम लोग रिप्लेसमेंट कर ही सकते हैं। फिलहाल तो जो हमें लगते हैं वो अपने अपने कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 3125 आएगा, उसके बाद R जो है वो फिलहाल 16 दिया हुआ है, N जो है वो 9 आउट ऑफ 12 है ना। 9 मंथ कैसे लिखते हैं आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। तो अब सब कुछ तो हम लोगों के पास है, तो चलिए अपना अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा ही लेते हैं। P1 प्लस, बताइए जल्दी से R की जगह पे मैंने क्या लिखना है, क्वार्टर लिए तो R/4/100 हो गया, करेक्ट। रेस्ट टू 4 इंटू कितना हुआ, n हुआ। तो सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं दोस्त, और कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या मिलता है, देखो यहाँ पे 3125 आएगा। 1 प्लस R कितना है 16, 16/4 करोगे तो कितना आएगा, डायरेक्टली लिख दूं
4/100 आएगा एंड 4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 9/12 बिकॉज ये n की वैल्यू थी। सो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 और ये हो जाएगा आपका 3। सो सिंपल है भाई, ये हो जाएगा 3125 1 + 1/25। सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हो ना, रेस्ट टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं 3125 ये अमाउंट है, ये हो जाएगा 26/25 हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा 3। मतलब 3125 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 25 इंटू 25 हो जाएगा। अब ये सब कुछ कैलकुलेशन देखो, ये 3125 जो ये इसको डिविजिबल है, तो आपका जो आंसर है यहाँ पे हो जाएगा वो 1 फिर यहाँ पे होता है 6 ना, तो 2 होगा और उसके बाद 5 ना, हाँ 5। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे जाएगा 5 करेक्ट है, फिर यहाँ से ये हो जाएगा 5। तो ये सारे कैलकुलेशन जो है वो पूरे करने के बाद आपका जो आंसर यहाँ पे आता है ना दोस्त, वो आता है 3515 और उसके साथ आता है पॉइंट में 2। सो 3515.2 ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ, इसलिए मेरे पास डायरेक्ट आंसर है दोस्तों, कुछ नया कुछ मैंने नहीं किया है, ये था आपका अमाउंट। बट यहाँ पे सवाल क्या पूछा है देखो, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। अभी जो कैलकुलेशन किया वो था अमाउंट, अगर मुझे इससे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आपको भी पता है मेरा फॉर्मूला क्या रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कैन बी रिटन एज ए माइनस प्रिंसिपल। तो ए की वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोगों के पास अभी अभी आई है 3515.2 माइनस करोगे 3125 के साथ, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का ये सब्ट्रैक्शन आपको सही से करना होगा। वंस यू डू इट आपका आंसर आएगा 390 रुपीज़.2। 9 महीने के लिए क्वार्टरली अगर आप जाओगे रुपीज़ का यूनिट दे दो एंड दैट्स हाउ यू फाइंड योर कंपाउंड इंटरेस्ट। सो अब ये था क्वार्टरली। ऐसे ही अगर आपको मंथली के लिए पूछा जाए तो आपको क्या करना है भाई, बस डिवाइड बाय 12 करो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बारी आती है, और नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि एन जो है टाइम के लिए आपको 12n करना पड़ेगा। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया? चलिए अब देखते हैं इसके कुछ नेक्स्ट टाइप्स। तो कभी कभी ऐसे भी सम्स आते हैं जहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो यूनिफॉर्मली लागू नहीं होता है। जैसे पहले साल कुछ R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरे साल R2 है, फिर तीसरे साल R3 है। तो ऐसे सम्स को किस तरीके से टैकल किया जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको जो है वो टेक्निक ध्यान रखनी है। तो एक टेक्निक में रेड कलर में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, फिर लेट्स हैव अ न्यूमेरिकल और फिर उसका हम लोग सॉल्विंग करेंगे। तो देखते हैं, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट आर R1%, R2% एंड R3% फॉर फर्स्ट ईयर, second year and third year respectively, then A is equal to what? तो A का स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखो, जो रेस्ट टू n वाला चीज है वो हट गया है, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का। तो हम लोगों ने अलग अलग मल्टीप्लाई करके बस लिखना है, इस तरीके से कुछ हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखते हैं कोई एक हाथ सम। इफ A is equal to 4499.04, ये ऐसे वैल्यूज, ऐसे नंबर्स बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस तरीके का सम लिया है। इन 3 years find principal amount if the rate of interest is 3%, 4%, 5% for first year, second year and third year respectively। तो हर साल अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है दोस्त। तो अपना तो फॉर्मूला जो है वो कॉन्सेप्चुअली रेडी चाहिए। देखिए कौन सा वाला और किस तरीके से। अब कैलकुलेशन के हिसाब से A तो मुझे पता है 449904। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 जो है, मतलब जैसे यहाँ पे एज्यूम किया उस हिसाब से जाते तो R1 इज इक्वल टू 3 है ना, R2 इज इक्वल टू 4 है और R3 इज इक्वल टू कितना है दोस्त, 5 है। तो चलिए फॉर्मूला ये मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, जस्ट हैव अ लुक। आप अगर मेरे साथ हो तो मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ फॉर्मूला को, सिंप्लीफिकेशन हम लोग मिलके करते हैं। ए की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला दैट इज 4499.04 इज इक्वल टू P मुझे पता नहीं है, जो मुझे फाइंड आउट करना है 1 + 3/100, 1 + 4/100 एंड देन 1 + 5 यहाँ पे हो जाएगा आपका 100। आप समझ रहे हो मेरी बात? अब यहाँ तक हम लोग आएंगे तो इसके बाद देखो कैलकुलेशन किस तरीके से वर्कआउट होगा आपका। मुझे तो P के लिए जाना है दोस्त। अब P का कैलकुलेशन अगर मुझे करना है तो सबसे पहले तो मुझे ये P एज इट इज रखना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला स्ट्रेटेजी यूज करना है। 103/100 इंटू, आई एम सॉरी मैं डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में ब्रैकेटिंग ही दिखा देता हूँ, 104/100 हो जाएगा एंड देन 105 बाय कितना हो जाएगा
100 हो जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे 4499.04 तो है ही, अगर आपको सिर्फ P की वैल्यू चाहिए तो आपने क्या करना है, आपने P को जैसा है वैसे राइट साइड में रखिए, ये सब कुछ जो है वो पलटी मार के चला जाएगा ऊपर, तो आपको दिखाई देगा 4499.04 के साथ इंटू 100 इंटू हो जाएगा 100, ये 300 है, उनको डिवाइड बाय हमें करना होगा 103 इंटू 104 इंटू 105। अब सुपर स्मार्ट तो आप वैसे भी हो, ये जो है ना ये सब कुछ कैलकुलेशन जो है वो आपको करना होगा पूरी तरीके से। एक तो बहुत सारे एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड है, तो ये पूरा कैलकुलेशन आप करिए, देखिए आपका आंसर क्या आता है। अदरवाइज आपको आपका सुपर दिमाग लगाना पड़ेगा और इसको फटाफट कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम जाता है, इसलिए मैंने मेरे आंसर जो है जो आता है वो रेडी करके रखा है। मेरा जो आंसर यहां पे आता है दोस्तों, दैट कम्स आउट टू बी 4000 रुपीज। तो कुछ इस तरीके से मेरा आंसर आता है। कुछ समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से? मुझे अगर ये मेरा फाइनल अमाउंट है तो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट कितना लिया था, 4000 रुपीज़ लिया था, तब जाके 3%, 4%, 5% लगा और मुझे ये अमाउंट जो है वो मिल गया। आई रिपीट, ये कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, खुद करो, देखो कि आपका आंसर और मेरा आंसर जो है वो मैच होता है या नहीं होता है। तो ये था पहला वाला टेक्निक जो हम लोगों ने वर्कआउट किया। अब जाते हैं नेक्स्ट टेक्निक के लिए। नेक्स्ट टेक्निक में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है इंस्टॉलमेंट्स। देखो आजकल तो आप जब मोबाइल भी खरीद रहे हो तो EMIs पे मोबाइल होता है, फिर 0% इंटरेस्ट बोलते हैं, तो कोई लोग इंटरेस्ट लगाते, कोई लोग इंटरेस्ट नहीं लगाते। तो मोस्टली जब EMI की बारी आती है तो आपको देने पड़ते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट्स। तो मंथली होते हैं, कभी ईयरली होते हैं, और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो है वो मोस्टली इक्वल जो है वो डिवाइड किया जाता है। तो अब ये इंस्टॉलमेंट्स वाले सम को हम लोग किस तरीके से यहाँ पे खत्म करेंगे? व्हेन बोरोर पेड सम इन पार्ट्स, आपको आपकी अमाउंट जब पार्ट्स में पे करनी पड़ती है तब उसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट्स। तो उसके लिए आपके प्रिंसिपल अमाउंट के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला बनता है, P इज इक्वल टू x/1 + r/100, x/1 + r/100 स्क्वायर। तो ये पहले साल का, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल, तो ऐसे n ईयर तक के आपकी अगर इंस्टॉलमेंट चल रही है दोस्तों, तो आपको कुछ इस तरीके से आपके प्रिंसिपल अमाउंट को सब डिवाइड करना पड़ेगा। अब सवाल एक है कि r तो आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब गाड़ी हम लोगों की कहाँ पे रुक रही है? हम लोगों की गाड़ी रुक रही है, व्हाट डू यू मीन बाय x? x इज द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट जो आप लोग यहाँ पे ईयरली पे करोगे। तो अब देखते हैं, कैलकुलेशन के हिसाब से जाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर आते कि नहीं चेक करते हैं। ले लेता हूँ मैं सम। A borrowed sum was paid in 2 installments, 2 annual installments लिए थे भाई, और कितने के इंस्टॉलमेंट्स है? 121 रुपीज़ के इंस्टॉलमेंट है। मतलब एक चीज़ तो आप सबको क्लियर हो गया कि 121 रुपीज़ जो है वो मेरा कितना हुआ, x हुआ, जो कि इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा हूँ ईयरली। इफ द रेट ऑफ एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट इज 10%, अब मुझे बताइए आपका n जो है वो टोटल 2 हुआ, बिकॉज आपके सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट्स है, यहाँ पे क्लियरली नोटिफाई किया हुआ है। उसके बाद 10% जो है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सही है कि नहीं? अब आपको बस कैलकुलेशन करना है दोस्त। प्रिंसिपल अमाउंट उन्होंने पूछी है, तो प्रिंसिपल अमाउंट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोगों के पास है x/1 + r/100 होगा, करेक्ट है, प्लस x/1 + r/100 ब्रैकेट स्क्वायर। यहीं पे आपका सम खत्म होगा, आगे तक नहीं जाएगा, बिकॉज आपको पता है आपने जो लिया है वो कितने साल के लिया हुआ है, सिर्फ 2 साल के लिए लिया हुआ है। तो अब बताइए, यहाँ पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ आपके लिए, बस आपके लिए। तो ये 121 होना है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस, देखो यहाँ पे कितना है आपका 10/100 है ना, सिमिलरली प्लस 121 है, उसके बाद यहाँ पे 1 + 10/100 है, और ब्रैकेट का क्या किया है दोस्त, स्क्वायर किया है। तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस, देखते हैं हम लोगों को अपने आंसर्स जो है वो किस तरीके से मिलते हैं। सो P इज इक्वल टू 121 तो ऊपर आया। अब आपको पता है ये जो है ये कैंसिलेशन होके 1/10 हो जाएगा, तो कैलकुलेशन करोगे तो 11 कितना हो जाएगा दोस्त, 11/10 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 121 और साथ में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे भी 1/10, तो 11 स्क्वायर
और 10 का भी तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी कैलकुलेशन आपको सिंप्लीफाई करना है। अब जितना मुझे पता है ये जो 10 है ये ऊपर जाता है, ये बिकम्स 11, 11 इंटू 10 बिकम्स 110, करेक्ट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। अब बताइए नेक्स्ट कैलकुलेशन में क्या करोगे, ये 121 है तो ये 11 इंटू 11 जो है वो इसी के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये बाय 100 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 100 वाली अमाउंट होगी। तो आपने जो बोरो की थी अमाउंट वो कितनी की थी दोस्तों, 210 रुपये। सो 210 रुपये आपने बोरो किए हैं और आपको वो 2 इंस्टॉलमेंट्स में ईयरली पे करना पड़ा, जो कि 121 रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट थी। तो कुछ इस तरीके से आपके सम्स है। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जो रेड कलर में जो लिखे हुए हैं ना, दीज आर नथिंग बट टेक्निक्स, और ये था सैम्पल सम जो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए जाते हैं नेक्स्ट सम्स के लिए। कुछ सम्स ऐसे होते हैं जिनकी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट पे होते हैं, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड देन आपको डिफरेंस लेके फाइनल आंसर लेके आना पड़ेगा। अब इसके लिए कुछ ट्रिक्स बनती है क्या, तो देखते हैं ना कुछ ट्रिक्स हम लोग। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज फॉर 2 ईयर्स। अगर 2 साल के लिए अगर आप बात कर रहे हो तो डिफरेंस का डी है इज इक्वल टू पी आर बाय 100 ब्रैकेट का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये था 2 साल के लिए। अगर 3 साल के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है तो d इज इक्वल टू हो जाएगा p इंटू, मतलब ये पार्ट तो आएगा ही आएगा, साथ में एक्स्ट्रा एड ऑन पार्ट आया r बाय 100 प्लस 3। अब मुझे बताइए, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 साल और 3 साल के बारे में बात करी है, मैंने पहले साल के बारे में बात ही नहीं करी। आप खुद ही लॉजिक लगाओ, जब पहला साल चल रहा होता है तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट तो सेम ही होगा ना, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट कब लगता है, इंटरेस्ट पे भी लगता है ना, इंटरेस्ट तो जनरेट ही नहीं हुआ अब तक। सो इसीलिए फॉर फर्स्ट ईयर सेम प्रिंसिपल अमाउंट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस तो ऑब्वियस रीजन से 0 होगा। अब सवाल ये कि 2 साल और 3 साल का हो गया सर, 4 साल 5 साल 6 साल वाले सम्स आए तो मैं क्या करूं। देखो भाई, पहले तो 2 साल और 3 साल का तो ट्रिक है ना आपके पास, इनको आप सही से यूज करो। जब 4 साल 5 साल आएंगे तो अपनी ट्रेडिशनल मेथड होगी। 4 साल के लिए आपको SI फाइंड आउट करना पड़ेगा, 4 साल के लिए आपको CI फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर जाके सब्ट्रैक्शन लेना पड़ेगा। अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें, आपको 2 साल और 3 साल में भी 2 साल में जो फॉर्मूला यूज किया वो सेम फॉर्मूला 3 साल में भी हम लोगों ने यूज किया, बट एड ऑन कोई फैक्टर है, इसीलिए मैं जो सम ले रहा हूं वहां पे 3 इयर्स वाला सम ले रहा हूं। तो जस्ट हैव अ लुक एट द सम। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2400 रुपीज फॉर 3 इयर्स एट 5% पर एनम इज। तो मुझे बताइए कैलकुलेशन वाइज आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि 2400 है, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि 5% है, आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स है जो कि ऑब्वियस रीजन से 3 है, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्मूला के हिसाब से d इज इक्वल टू पी की जगह पे आएगा 2400, उसके बाद r की जगह पे आएगा आपका 5 डिवाइडेड बाय 100 आएगा ना स्क्वायर, उसके बाद वापस से 5 बाय 100 आएगा दोस्त, और यहाँ पे +3 होगा। तो सिंपल तो है। अब आपको इसको करना क्या है, 2400 ये हो जाएगा 1/20 कैंसिलेशन करने के बाद, सही है ना। यहाँ पे भी 1/20 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको आता है तो 2400, एक काम करते हैं इसको 20 इंटू 20 को शान से लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, 20 इंटू 3 कितना होता है 60, 60 + 1 कितना हो जाएगा 61 बाय वापस से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 20। अब आप देखिए ये 20 इंटू 20 हो जाएगा 400 एंड दिस बिकम 6, करेक्ट। ये 6 का यहाँ पे 3 और ये कर दीजिए आप 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 183/10, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 18.3। तो सिंपल है, 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो है 18.3 रुपीज़ का। अब अगले जो 2 सम्स है वो एप्टीट्यूड वालों का सबसे फेवरेट टॉपिक जो है उसके ऊपर है, पॉपुलेशन के ऊपर। देखिए कुछ एज यूजुअल फॉर्मूला पहले हम लोगों ने देखा हुआ है, बट फिर भी आपको एक बार बताता हूँ। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज P and if it increases at the rate of %, then population after n years, after जब पूछा जाता है तो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो CI का है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एक्चुअल अमाउंट का है वो आपका लगेगा। सिमिलरली पॉपुलेशन बिफोर n years अगर पूछा या फिर n years एगो पूछा तो पॉपुलेशन कम होना चाहिए ना, तो उसके हिसाब से आपका फॉर्मूला आएगा P। वो जो क्वांटिटी 1 + r/100 वो आपको सिर्फ क्या करनी है, डिवाइड करनी है। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। इसके ऊपर कुछ सम्स किस तरीके से आते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 2%। 2%, अरे बहुत ही कम है।
of the population at the beginning of the year. Okay, no problem. If the population was 4000 at the end of year 2018, 2018 में अगर population 4000 था दोस्तों, तो अब what will be the population at the end of 2020? तो पूछा तो सवाल कुछ इस तरीके से है कि हमें अपनी अपनी क्वांटिटीज पता होनी चाहिए। अब 2018 से 2020 मतलब 2 साल के बाद का पॉपुलेशन हम लोगों को निकालना है। वी हैव द फॉर्मूला, सो द आंसर इन दिस केस वुड बी, देखो पॉपुलेशन आफ्टर होगा ना, है ना। सो आफ्टर क्या होगा 2 इयर्स। तो ज़्यादा कुछ कैलकुलेशंस मैं नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन वाला काम आपके पास है। पी की जगह पे मैं तो डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ, दैट इज 4000, दैट वाज गिवन करेक्ट। उसके बाद हमें बोला है 1 प्लस आर, आर कितना है भाई 2/100 होगा यहाँ पे, और रेस्ट टू एन है, एन मतलब कितने साल के लिए 2 साल के लिए। तो ये सिंपल कैलकुलेशन जो है वो हम लोगों को करना है। यहाँ पे ये सब कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4000 इंटू 100 प्लस 2 मतलब 102 इंटू 102 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 हो जाएगा, जो कि स्क्वायर फॉर्मेट में, इसलिए तो यहाँ से ये चला गया करेक्ट, एक इसके साथ एक यहाँ पे चला गया। अब ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन जब आप करोगे तो योर आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी, जो मेरा कैलकुलेशन करने के बाद आया है, दैट इज 4161.6 के आसपास कुछ मेरा कैलकुलेशन जो है वो आ रहा है यहाँ पे। आप भी अपना अपना कैलकुलेशन चेक करके देखो कि कितना आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं, दैट इज 4162। सो जो पॉपुलेशन अब हम लोगों का 2 साल के बाद का होगा, जो पहले 4000 था 2018 में, वो 2020 में हो गया 4162। सिंपल सम है, इजी टू अंडरस्टैंड। अब जाते हैं इसके बाद के नेक्स्ट सम के लिए। ये सम थोड़ा सा ट्रिकी भी है और थोड़ा अजीब भी है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 126800, राइट। तो 1,26,800 इज द पॉपुलेशन। इफ it increases by 15% in first year and decreases by 20% in second year। देखो, एक तो पॉपुलेशन ना कम होने का नाम नहीं ले रहा है, करेक्ट। तो इंक्रीजेस वाला पार्ट ठीक है, अनलेस कोई पैंडेमिक ना आए, ये तो बढ़ने ही वाला है। तो उन्होंने बोला है कि 15% बढ़ता है पहले साल में और 20% कम हो रहा है उसके बाद के साल में, मतलब सेकेंड ईयर में। तो हमें पॉपुलेशन निकालना है आफ्टर 2 इयर्स। अब तक सारे पॉपुलेशन के सम्स में हम लोग इंक्रीजेस वाली चीज़ें कर रहे थे। यहाँ पे डिक्रीज वाली अगर चीज़ आई है तो हमें पता होना चाहिए कि भाई हमें किस तरीके से इसके आंसर्स को वर्कआउट करने की कोशिश करनी है। तो देखते हैं, मैं तो यहाँ पे आपको दिखाऊँ डायरेक्टली आंसर जो हम लोग निकालेंगे, पॉपुलेशन आफ्टर, वही होगा ना वापस यहाँ पे भी 2 इयर्स। अब कैसे करोगे, आपको करना क्या मैं बताता हूँ, पी कर लो, करेक्ट। अब मुझे बताइए बढ़ रहा है कि नहीं पहले साल में, तो 1 प्लस बढ़ने वाला रेट है उसको 100 कर दो, राइट। उसके बाद क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं, तो 1 माइनस कर लो और यहाँ पे R2 करके 100 कर लो। आपको समझ में आया ट्रिक। तो बढ़ रहा है तो प्लस लिखा, कम हो रहा है तो माइनस लिखा। अब ये 2 साल का, इसीलिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशंस आए। अगर और यहाँ पे कोई बढ़ जाता 1 साल के लिए और, तो यहाँ पे वापस से प्लस आता, या फिर कम हो जाता तो वापस माइनस आता। तो सिंपल है भाई, कैलकुलेशन मेरे पास है अभी 1,26,800 को 1 प्लस R1 मतलब बढ़ रहा है तो ये 15/100 हो जाएगा, राइट। उसके बाद 1 माइनस R2 20 है तो ये 20/100 हो जाएगा, करेक्ट है। थोड़ा और आपको सिंप्लीफाई करके देते हैं, फिर इसके बाद जो है वो आपको कैलकुलेट करना है आंसर और कमेंट बॉक्स में लिखना है आपका आंसर क्या आता है फाइनली। ये देखो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो दिस वुड गो टू 100 इन दिस, तो 115/100 इंटू ये हो जाएगा 80/100। तो प्लीज़ ये जो कैलकुलेशन है जितने हो सके उतने आप आपके हिसाब से कर लो, और इसका जो फाइनल आंसर आता है प्लीज़ ये फाइनल आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेज दीजिए। देखते हैं आपका कैलकुलेशन किस तरीके से आ रहा है। तो सिंपल है ना, बढ़ रहा है कम हो रहा है तो आप इसको तोड़ दो, और सिर्फ बढ़ रहा है तो आपके पास तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला नंबर ऑफ ईयर्स के लिए लगा दो और बात खत्म कर दो। चलो कंसिडर करते कि 2018 में आपने एक नई चमचमाती हुई कार खरीदी। अब जो कार आपने खरीदी उसका जो प्राइसिंग है वो था 10 लाख रुपए 2018 में, राइट। अब कार आपने 2 साल तक की यूज़ करी, ऑलमोस्ट 2020 में अब आपको वो कार बेचनी, तो क्या लगता है आपको, आपने जो 10 लाख में कार खरीदी थी उसका प्राइसिंग क्या होगा? पहली चीज़, बढ़ेगा तो नहीं। दूसरी चीज़, कम होगा। अब कम होगा तो रीसेल वैल्यू जो है वो कितनी होगी?
कुछ ना कुछ आपके 10 लाख में डिप्रिसिएशन होगा, मतलब आपका जो कॉस्ट होगा जो आप सेल करोगे आपकी कार का वो अराउंड 7 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख रुपीस के आसपास आएगा, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द कार एंड कौन सी कार है उसके हिसाब से। तो इसका मतलब है डिप्रिसिएशन वाली चीज़ तो हमें पता होनी चाहिए कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, कितना डिप्रिसिएशन हो रहा है। तो देखते हैं कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग सम देखो। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कार इज 4 लाख रुपीज if its price decreases 10% every year 10% अगर वो डिक्रीज हो रहा है प्राइसिंग, तो what will be the cost of the car after 3 years। तो सिंपल है भाई, अब फॉर्मूला भी अगर मुझे यूज करना है तो मैं बहुत सही से इसका आंसर निकालूंगा। मुझे निकालना है कॉस्ट आफ्टर करेक्ट 3 इयर्स। तो अगर मुझे ऐसा पूछा जाए तो देखो मेरी प्रिंसिपल अमाउंट को तो मैं जैसे वैसे लिखूंगा। यहाँ पे आपको पता है फॉर्मूला क्या यूज करने वाला मैं अभी, बहुत इंटरेस्टिंग है। 1 यूजुअली हम लोग +R/100 करते हैं कि नहीं, यहाँ पे रेट ऑफ डिक्रीज हो रहा है तो माइनस साइन दे दी, रेट जो है वो 10 है और ये 10% है और रेस्ट टू यहाँ पे कितना हो गया 3। देखो कितना सिंपल है। सेम फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन होगा कम होगा तो आपको सिर्फ क्या करना है, प्लस की जगह पे माइनस साइन देना है। अब इसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करने जाऊं तो ये देखो यहाँ पे ये 1/10 हो जाएगा, करेक्ट है। तो ओवरऑल ये हो जाएगा 10 - 1 मतलब 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 लाख इंटू 9 का क्यूब होगा, 9 इंटू 9 होगा यहाँ पे, और नीचे होगा 10 जो कि 10 इंटू 10 होगा। तो सिंपल है भाई, ये तो मैं इन तीनों के साथ यहीं पे काट देता हूँ। अब ये पूरा कैलकुलेशन जब मैं करूँगा तो माय आंसर कम्स आउट टू बी, आपको भी करना है, देखना है क्या आता है आपका आंसर। तो योर आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी कितना आता है, 2,91,600 रुपीज़ के हिसाब से मेरा कैलकुलेशन आता है। आप भी अपने हिसाब से कैलकुलेशन करो, गेट योर आंसर्स डन। मैंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। तो दिस इज हाउ 10% के हिसाब से अगर डिक्रीज हो रहा है तो आपके कार की प्राइसिंग होगी आफ्टर 3 ईयर, जो कि आपकी नई कार थी। अब जाते हैं नेक्स्ट फाइनल सम के लिए। जो टाइप जो है वो मशीन्स के ऊपर काफ़ी सारे सम्स आते हैं, आर्टिकल्स के ऊपर काफ़ी सारे सम्स आते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। द यूजफुल लाइफ ऑफ अ मशीन इज एस्टिमेटेड टू बी 10 ईयर्स। 10 ईयर्स उसकी यूजफुल लाइफ है। द कॉस्ट इज 10,000 रुपीज़, तो प्रिंसिपल मिल गया। कंसिडरिंग द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 10% पर एनम। मेरे दोस्त हमें पूछा है द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ, मतलब फाइनल कॉस्टिंग पूछा है। तो कॉस्टिंग एट द एंड जो होगा वो क्या रहेगा, सेम तो फॉर्मूला होगा आपका। 10,000 रुपीज़ जो है वो इसका प्रिंसिपल अमाउंट है। 1 क्या करना है, डिप्रिसिएशन है तो कौन सी साइन दोगे, माइनस साइन दोगे ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, 10/100 है, और यहाँ पे बढ़िया सा रेस्ट टू कितना होगा 10। क्योंकि इसका जो लाइफ है वो कितने साल का है, 10 साल का है। अब ना ये सब कुछ आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये तो आपको पता है कैंसिल हो जाएगा, 10 - 1 मतलब 9/10 हो जाएगा, रेस्ट टू 10। अब आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर की जरूरत लगेगी। कैलसी पे ये सारी वैल्यूज डालो दोस्तों एंड जस्ट चेक कि आपका फाइनल आंसर क्या आता है। मैंने भी इसका आंसर निकाला हुआ है। मेरा आंसर जो आता है दैट कम्स आउट टू बी 3486.78 के हिसाब से मेरा आंसर आ रहा है। मतलब जब स्क्रैप में जाएगा तो भाई साहब का प्राइसिंग रहेगा 3486.78 रुपीज़। आया समझ में, सिंपल है। तो देखो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कंपैरेटिवली बात करूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट के सम काफ़ी ट्रिकी है और इनको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। सो प्लीज़ गो थ्रू ऑल द न्यूमेरिकल जो हम लोगों ने किए। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है जो कि एग्जाम में हमेशा आते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्कूल का मैथमेटिक्स हो या फिर साइंस कॉमर्स आर्ट्स का मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड के लिए लगने वाला मॉडर्न मैथमेटिक्स हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग वाला मैथ्स हो या फिर कोई भी हायर मैथमेटिक्स हो, अब ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि हंसते खेलते गुनगुनाते हुए रौनक सर के साथ होगी मैथ्स की तैयारी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल मी ऑन दिस number. You can also subscribe my YouTube channel Alsi Engineer, as well as you can follow me on Facebook and Instagram. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.